नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, लद्दाख में एक और ऐसी पोजीशन बन रही है जिसमें लद्दाख और कारगिल एकजुट हो चुके हैं। हालांकि अमूमन देखने में आया है कि लद्दाख, लेह और कारगिल के बीच में तनाव की स्थितियां बनी रहती हैं, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो या फिर कॉलेजेस की बात हो, या फिर अगर हम यूटी की बात करें तो यूटी की डिमांड जो है लेह के लोग करते थे, लेकिन कारगिल के लोग उसकी डिमांड नहीं करते थे। लेकिन अब ऐसा माहौल बन गया है कि कारगिल और लेह के लोग एकजुट हो गए हैं। वो चाहते हैं कि जितनी भी नौकरियां मिले, जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं लद्दाख के, उनको ही मिले। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि परमानेंट रेजिडेंट्स को ही वहां के जॉब मिलेंगे, 7,000 से ज्यादा जॉब है। लेकिन लद्दाख के सारे लोग, लेह और कारगिल के सारे लोग ये चाहते हैं कि उसको डिफाइन किया जाए। आखिर परमानेंट रेजिडेंट्स कौन होंगे, इसकी डेफिनेशन सरकार को बतानी होगी। उनको भय है कि कहीं ऐसा ना हो जैसे जम्मू में डोमिसाइल दिया जा रहा है, 15 साल या जितने सालों का दायरा बार लगा करके उनको डोमिसाइल दिया जा रहा है, और लेह और कारगिल के लोगों को इस बात का भय है। लेकिन अगर बुद्धिस्ट एसोसिएशन की बात करें, उन्होंने भी वेलकम तो किया है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन एलबीए की बात करें, उन्होंने वेलकम तो किया है कि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब पॉलिसी बनी है। लेकिन उसमें यह वाजा नहीं किया गया है कि आखिर जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वो कौन है। आइए देखते क्या कहना है एलबीए का। जो लद्दाख के पढ़े लिखे नौजवानों का एक दिरेना मांग था कि रिक्रूटमेंट रूल्स जल्दी से जल्दी बने, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है जिसके लिए ये कहा गया है कि बार बार की 7,000 से ज़्यादा वैकेंसीज मौजूद है, लेकिन उसमें रिक्रूटमेंट ना होने की वजह से जितने भी पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं उनमें कुछ फ्रस्ट्रेशन था। तो इसको दूर करने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्टेट सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का रिक्रूटमेंट रूल्स उन्होंने कल शाये किया। तो उसके लिए हम सिविल सोसाइटी की तरफ से, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन कुछ कंफ्यूजन अभी इसमें इसलिए बाकी है क्योंकि इसी एक्ट के रूल से जो कल उन्होंने शाये किया, उसके एक्ट के रूल से उन्होंने ये तो साफ कर दिया है कि जो भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के अंदर रिक्रूटमेंट होगा उसमें सिर्फ यूटी लद्दाख के रेजिडेंट ही उसके लिए हकदार होंगे, वो ही क्वालिफाई करेंगे। दर्शकों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस जरूर थे कारगिल और लेह के बीच में, तनाव की स्थितियां भी बनती थी, लेकिन इस मुद्दे पर यूथ एक है। यूथ चाहे लेह का हो चाहे कारगिल का हो, यूथ चाहता है कि इसको डिफाइन किया जाए, और डिफाइन इस हिसाब से किया जाए कि जो लद्दाख के असल रेजिडेंट हैं, जो लद्दाखी हैं, चाहे वो लेह से ताल्लुक रखते हैं, कारगिल से ताल्लुक रखते हैं, ये 7,000 पोस्ट जो है उनको ही दी जानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि कुछ और तरमीम करने की भी जरूरत है। जो नई नोटिफिकेशन निकली है उसमें और भी थोड़ा सा बदलाव करने की, अमेंडमेंट करने की जरूरत है। लेकिन इस वक्त लद्दाख के तमाम लोग एकजुट हैं, चाहे कारगिल हो चाहे लेह हो, या बाकी दूसरे, सबके सब एकजुट हो चुके हैं, और सबके सब ये डिमांड कर रहे हैं कि परमानेंट रेजिडेंट्स जो हैं वो हैं जो लद्दाख के लोग हैं। हम तो तभी से इंतज़ार में है क्योंकि आपको मालूम है जब आखिरी मीटिंग हमारा होम मिनिस्ट्री के साथ हुआ था तो होम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल एश्योरेंस दिया था कि 2 महीने के अंदर लद्दाख का जो मांग है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को 6 शेड्यूल को लेकर, वो 2 महीने के अंदर इसमें फैसला कर दिया जाएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोविड के फैलने की वजह से और 5 अहम स्टेट्स में जो इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था उसकी वजह से शायद उसमें कुछ देरी हुई हो। लेकिन अब इलेक्शन समाप्त होने के बाद भी तकरीबन महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, तो हम इंतज़ार में हैं होम मिनिस्ट्री की तरफ से। जब भी उनकी तरफ से बुलावा आएगा हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और आपको मालूम ही है कि जहाँ तक एपेक्स बॉडी का ताल्लुक है, दर्शकों, लद्दाख के लोगों ने जब जब अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी है, चाहे लेह हो कारगिल हो, दोनों ने अलग-अलग मोर्चे खोले हैं। लेकिन अब ये लड़ाई संयुक्त रूप से हो रही है।
सब चाहते हैं, यूथ चाहता है, जो पढ़ा लिखा यूथ है वो चाहता है कि ये नौकरियां जो 7,000 है या आने वाले दिनों में जो और पोस्ट निकलेंगी उस पोस्ट में भी उनका ही प्रॉपर राइट रहे। और यही एक वजह है कि यूथ अब एकजुट हो चुका है और एकजुटता के साथ यूटी प्रशासन को सीधा सीधा चेता रहा है कि अब इस डेफिनेशन में किसी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इन्होंने बोला कि अब ये प्रिस्क्राइब जो बाकी बात में ये लोग कोई रूल्स मतलब पब्लिश करेंगे, नोटिफाई करेंगे, तो अभी इनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है। और ऑब्वियसली एक मतलब एक बर्निंग इशू है। और ऑलरेडी जो JNK यूटी ने सिमिलरली डोमिसाइल जो लॉ लाया था जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी में, तो वो ऑलरेडी चैलेंज्ड है अभी हाई कोर्ट में। इसी क्योंकि जो अगर कोई रेजिडेंस बेस्ड जो अगर रिजर्वेशन देना है तो अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 16(3) सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ना कि होम मिनिस्ट्री के पास। तो ऑलरेडी चैलेंज है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि अभी इनने बोला कि बाद में ये लोग नोटिफाई करेंगे कि मतलब डिफाइन करेंगे रेजिडेंट्स कौन है। लेकिन अगर हम अभी देखें पास में, अगर हमारे बाकी रिक्रूटमेंट अगर जो कंसल्टेंसी फर्म्स के थ्रू जो रिक्रूटमेंट इनने किया है, जैसे अगर हेल्थ की बात करें तो इसमें लोकल्स बहुत ज़्यादा है, बाकी इंजीनियरिंग विंग्स में की बात करें तो उसमें भी है। लेकिन अगर एजुकेशन में गए तो जो हायर एजुकेशन में, तो इसमें मतलब हमें सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे जो नॉन रेजिडेंट्स जो लद्दाख के नॉन लोकल्स को भी इन्हें रिक्रूट किया है। तो अभी इन फ्यूचर अभी तो इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, तो अब ये इनको ये भी देखना है कि फ्यूचर में ये लोग क्या करेंगे। तो इसके ऊपर अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन अभी है। तो हमें लगता है कि मतलब इनको ऐसा एक क्लियर कट एक ऐसा लॉ लाना चाहिए ताकि जो अभी हम 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं। दर्शकों, ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है और हमने नासिर मुंशी जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के और हिल काउंसिल में विपक्ष के नेता, उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं कारगिल से नासिर मुंशी जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के और हिल काउंसिल में विपक्ष के नेता है। मुंशी साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले सवाल यही बनता है कि जो नए रिक्रूटमेंट रूल निकले हैं उस पर बड़ी अच्छी बात है कि ये कहा गया कि जो परमानेंट सिटीजन होगा लद्दाख का उसी को ही लद्दाख में नौकरी दी जाएगी। लेकिन परमानेंट सिटीजन की डेफिनेशन उसको डिफाइन नहीं किया गया। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि जो अभी रिसेंटली 7 जून को जो एक SO 16 के तहत जो है एक रिक्रूटमेंट रूल्स जो बनाया गया है जी, मैं तो यही कहूंगा कि जो एक इसको जो है एक मिसाल है ना कि पुरानी बोतल में नई शराब, राइट वही वाला सिलसिला है। जो हमारा पुराना जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो रूल है उसी को कॉपी पेस्ट बना के करके जो है इसमें डाला हुआ है जी। तो अगर यही करना था तो इसमें 2 साल जाया करने का मुझे कोई फंडा समझ में नहीं आता है जी। क्योंकि देखिए, अगर यही रूल तो पहले हमारे जब एर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड होता था, वही रूल जो है सेम कॉपी पेस्ट करके किया हुआ है जी। हम लोग इस इंतजार में थे कि इतना देर लगाया तो शायद कोई नई कंक्रीट कोई चीज बन के आएगी जिसमें लद्दाख के वासियों के लिए एक अच्छा एक मैसेज आएगा एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। लेकिन इसमें जो सेक्शन 10 जो बताया है, सबसे बड़ा इसमें यह है कि जो मतलब मैं कहने का मतलब यह है कि जो 2 साल करने के बाद भी एक अधूरा सा जो पॉलिसी है वो आया हुआ है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट इसमें उठता है कि रेजिडेंट्स ऑफ लद्दाख को हम कैसे डिफाइन करेंगे सर। सबसे पहले तो ये चीज है, तो उसकी क्लैरिटी आनी चाहिए। क्या हमारा जो एर्स्टवाइल स्टेट का जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट था क्या उसको कंसिडर करेंगे या उसके अलावा एक अलग से सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जो रेजिडेंट ऑफ लद्दाख बोल के होगा। और उसमें मतलब इसको थोड़ा नोटिफाई करने की जरूरत है, थोड़ा प्रिसाइजली इसको इसमें जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने की जरूरत है। उसके अलावा सर अभी जो हमारा है अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट के लिए ही है। अभी इसी आप जानते हैं कि अभी 2 साल से हमारे बच्चे जो है
जो जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो आपका क्लास 1 पोस्ट वगैरह के लिए, स्टेट कैडर पोस्ट वगैरह के लिए जो होता था, वो अभी पूरी तरह से साइलेंट है। राइट। उसके लिए क्या पॉलिसी है सरकार की, वो भी अभी तक किसी को पता नहीं है। और उसके अलावा जो अभी इसमें जो इन्होंने शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल थर्ड जो बनाया है इसमें, जी, उसके हिसाब से अभी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का जो वैकेंसी है उसी को ही दिखाया है। उसके अलावा बाकी जो जिस तरह से आपका डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, डायरेक्टरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस है। अच्छा, उसमें एक चीज और है कि उसमें कह रहे हैं कि अकाउंट एंड फाइनेंस का जो हम सारा डेपुटेशन बेस पे लाएंगे। डेपुटेशन बेस पे लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन उठता है। उसके साथ साथ पहले क्या था सर, हमारा जब जो सीनियरिटीज वगैरह फिक्स होती थी वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के लेवल पर होता था। फॉर एग्जांपल R&B का या PWD का होगा, वो अपने PWD डिपार्टमेंट के माध्यम पे उसकी डिपार्टमेंट के अंडर होता था। एजुकेशन का एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर होता था। रूरल डेवलपमेंट का रूरल डेवलपमेंट के अंडर होता था। हेल्थ का हेल्थ के अंडर होता था, क्योंकि उनके जो HODs थे वो उसी के लेवल पर था। अब ये सारा जो उठा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के उसमें डाला हुआ है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऑफिस में ऑलरेडी इतने कम स्टाफ है, ऑलरेडी ओवरबर्डन है काम का, तो अब बाकी सीनियरिटीज भी मेंटेन करना है उनका। अच्छा, उसके अलावा क्या था कि जो DPR जो DPC के जो प्रमोशंस होते थे वो मेजर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो उनका रिकमेंड करते थे। DC साहब की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनती थी, वहां से जो है उनका नेक्स्ट ग्रेड के लिए प्रमोट होता था। अच्छा, अभी वो भी जो है सिस्टम उसमें नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ सर जो अभी पहले हमारा क्या था कि ये डीलिंग असिस्टेंट से हेड असिस्टेंट तक जाने के लिए अभी इन्होंने क्या किया है, सेक्रेटरी ट्रेन का वो रखा हुआ है। सेक्रेटरी ट्रेन के लिए अभी तक लद्दाख में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन अभी तक बना ही नहीं है, तो उसके लिए बनते बनते 2 साल और लग जाएंगे। नासिर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आपने इसकी डेफिनेशन बनानी हो परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ लद्दाख, तो आप क्या चाहेंगे कि किनको ये मौका मिलना चाहिए? सर, ये बिल्कुल लद्दाखियों को मिलना चाहिए, और इसका जो बुनियादी डॉक्यूमेंट है वो हमारा जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है उसी को ही बेस बना के हमारा जो है क्या नाम है इसका, जो रेजिडेंसी सर्टिफिकेट जो उसी पर ही होना चाहिए। क्योंकि PRC जो है उन्हीं लोगों को मिलता है जो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था पहले, या जो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ लद्दाख है उन्हीं को ही मिलता है। मेरे ख्याल में दैट इज द बेस्ट डॉक्यूमेंट सूटेबल टू एवरीबॉडी। हर किसी को जो सूट करेगा, हर किसी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है भी है, जिनके पास नहीं है वो अप्लाई करके निकाल भी सकते हैं। क्योंकि जिसका जमीन है यहाँ पर, जिसका प्रॉपर्टी है, उन्हीं को ही जो है वो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिलता है। तो वाकई में अगर लद्दाखियों के लिए ही अगर पोस्ट सारा रिजर्व किया गया है तो जो हमारा परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वही हमारा बुनियादी चीज रेजिडेंट सर्टिफिकेट के लिए होना चाहिए सर। लेकिन जो जम्मू कश्मीर यूटे में हुआ है, डोमिसाइल अलग से बने हैं, क्या ऐसी चीज आप प्रेफर करेंगे कि लद्दाख? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखिए वहां पर एक डोमिसाइल का वो दिया हुआ है जिसमें ऑलरेडी जो सर्विंग एम्प्लॉइज थे उनके बच्चे जब इधर 8 साल से 10 साल से बैठे हुए हैं उनको भी वो डोमिसाइल का राइट मिल जाता है। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे सर, अगर ये लद्दाखियों के लिए मखसूस एंड रिजर्व किया गया है तो लद्दाखियों के लिए ही होना चाहिए। और उसके लिए बुनियादी जो सबसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है वो हमारा परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, उसी को ही बेस बनाया जाए। नासिर साहब, आपने ये कहा कि नई बोतल में पुरानी शराब उड़ेली है। क्या आपको नहीं लगता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत होनी चाहिए थी, ये नोटिफिकेशन निकालने से पहले, ये रूल्स बिल्कुल होनी चाहिए सर। देखिए, अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब से यूनियन टेरिटरी लद्दाख को डिक्लेयर किया गया है उसके बाद हमेशा जो है ब्यूरोक्रेसी का हद से ज्यादा वो चल रहा है। देखिए, अवामी नुमाइंदे हैं, उनकी आवाज भी सुननी चाहिए। देखिए, लोकल इश्यूज क्या है, लोकल प्रॉब्लम्स क्या है, वही जानते हैं। अभी ये सारा एक डिसीजन लेता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है उसका डिसीजन लेता है, तो उसके जगह पर कम से कम थोड़ा सा इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करके थोड़ा लोकल लोगों से भी मिलकर, अवामी नुमाइंदों से भी मिलकर अगर करता तो शायद एक लॉन्ग रन के लिए एक बहुत अच्छी तरीके से हम एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हम बना सकते थे। लेकिन ये भी चंद ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर जो है एक टेबल पर बैठ के बनाया है, जो कि अभी तक जब तक पूरा इसमें नहीं आएगा, अभी तो पूरा कंफ्यूजन है, आधा ही करके छोड़ दिया है। तो ये तो हमारे पास पहले भी था, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड था उसमें भी था। तो इनको जो है कम से कम चाहिए कि अवामी नुमाइंदों से भी बात करे, जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनसे भी बात करे, सबसे मिलकर जो है एक अवाम दोस्त एक पॉलिसी जो है वो बनाया जाए।
नासिर साहब, अगर सवाल कीजिए कि अगर जिस तरीके से यूटी जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल दिया गया है वैसा ही आपको भी डोमिसाइल दिया जाता है तो एक नई कंट्राडिक्शन हो जाएगी, दोबारा संघर्ष की बिल्कुल बात सर, होगी। हम लोग देखिए लद्दाख के, मुझे लगता है सभी को होना चाहिए। मैं करगिल की बात करता हूं, अगर ऐसा कोई जिस तरह से यूटी जम्मू कश्मीर की तरह एक डोमिसाइल लाएगा तो हम स्ट्रिक्टली उसको जो है उसका ये करेंगे, विरोध करेंगे और हम बिल्कुल उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे सर। नासिर साहब, 7,000 से ज्यादा पोस्ट है और काफी लिंगरान हो गई हैं। 5 अगस्त 2019 को ये 370-18 यूटी का दर्जा मिला था, उसके बाद से ये सब की सब चीजें स्टैंड स्टिल पड़ी हुई हैं। और अगर और डिले कर दिया गया इसको डिफाइन करने में कि परमानेंट रेजिडेंस कौन है, तो मुझे लगता है कि और डिले नहीं हो जाएगा। देखिए सर, जब हो कोई चीज तो कंक्रीट बने सर। देखिए अभी इनफेंसी स्टेज पे है, अभी जहां पर देखिए हमारा 2 साल लग गया वहां 2 महीना और सही, लेकिन एक कंक्रीट चीज तो बन के आए। लेकिन एक अधूरा पॉलिसी लेके आएगा, फिर हम उस पर फिर लड़ेंगे, फिर नया एक बवाल जो है वो खड़ा हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि वो चीजें हो। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि लोगों के एस्पिरेशन के मुताबिक, लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक जो भी पॉलिसी बनाना है, जो भी नोटिफिकेशन निकालना है उसके मुताबिक निकाले। नासिर साहब, अमूमन ये देखा जाता है कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसको लेकर के लद्दाख और कारगिल के, लेह और कारगिल के बीच में विभाजन या गतिरोध रहता है। क्या इस मुद्दे पे सब के सब पूरा लद्दाख, समूचे लद्दाख एकजुट है? जी बिल्कुल। देखिए अभी स्टूडेंट्स का आप देख लीजिए, लेह में हो, करगिल में हो, या इसके अलावा जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पर देख लीजिए। अभी जो लेह में इन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसमें पीपल्स अलायंस फॉर, क्या नाम है इसका, अपना 6 शेड्यूल के ऊपर एक वो बनाया था, कमेटी बनाया था। उसी तरह से करगिल में भी जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस नाम से जो है पॉलिटिकल पार्टी, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आके मिलके, मुद्दे तो हमारे यही थे ना सर। आपका एम्प्लॉयमेंट का इशू था, आपका क्या नाम है इसका, डोमिसाइल का इशू था, आपका लैंड का इशू था। इस पर तो ये कॉमन चीजें हैं। देखिए इसमें एक लद्दाखी के लिए वो नहीं होना चाहिए। देखिए एम्प्लॉयमेंट के लिए लेह को भी चाहिए, करगिल को भी चाहिए, जमीन लेह को भी चाहिए, करगिल को भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इख्तिलाफात होनी चाहिए। सबको एक प्लेटफॉर्म पर आके जो है इन चीजों के ऊपर जो है काम करने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू विनोद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दर्शकों, अब हम बात करेंगे क्वालिटी वर्क की, यानी काम की गुणवत्ता को लेकर के। हम बात कर रहे हैं गढ़वाल की, रतनपुर सुराड़ा से लेकर के संग्रैन एक जगह है। 10 किलोमीटर की ये रोड है और 10 किलोमीटर की रोड 3 सालों में मुकम्मल हुई। बड़ी दिलचस्प बात है, 3 सालों में मुकम्मल होती है और 30 दिन तक भी नहीं चल पाती है। 30 दिन के बाद ये पूरी की पूरी सड़क जो है खराब हो जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा के नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है, कहीं ना कहीं मनोज कुमार सिन्हा जो उपराज्यपाल है उनको, उनकी छवि को खराब करने में आतुर है। शायद ऐसा ही सब कुछ नजर आ रहा है। एक वीडियो वायरल होती है, उस वीडियो में बताया जाता है कि हमारे टैक्स से पैसा जो जाता है उससे निर्माण कार्य होते हैं। निर्माण कार्य जब होते हैं तो उस निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर कोई नजर नहीं रखता है। उस व्यक्ति ने पूरा वीडियो बना करके भेजा है कि कितनी सड़क थी, कैसे कैसे हुआ और कैसे ये टूट भी गई 1 महीने के अंदर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कहां चेक एंड बैलेंस है। पहले हम वो वीडियो बताते हैं जो वायरल हुआ था, उसको देख करके आप समझ जाएंगे कि इसमें कितनी क्वालिटी है। क्वालिटी वर्क को क्यों ध्यान में रखा नहीं गया। ਜਿਹੜਾ ਰਤਨਪੁਰ ਸਰਾੜੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਦੇ ਲੋਕੋ ਪਾਏ ਦੀ जेई भी मिलेगा, सब चोर, जिन्ना भी महकमा सारा चोर है। देखो ये कंडीशन इनकी, तो इसी ज़्यादा शेयर करियो। दर्शकों, स्थानीय लोगों ने बताया, पंचायत सरपंच ने बताया कि बड़ी मशक्कत के बाद, कसरत के बाद, चक्कर काटने के बाद ये सड़क का निर्माण शुरू हुआ था।
PMGSY में सड़क का निर्माण हुआ, 3 साल लगे और 15, कुछ लोग 15 दिन कह रहे हैं, कुछ लोग महीना कह रहे हैं, महीने तक भी सड़क टिक नहीं पाई। आखिर कौन जिम्मेदार है? इतना पैसा वेस्ट किया गया, तो इस पर एक्शन क्यों नहीं होगा? हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद चाहे जेई कहे या ठेकेदार कहे, उनके लोगों ने सड़क को पूरी तरह से तोड़ दिया ताकि इसकी गुणवत्ता की जांच ना हो सके। लेकिन लोगों ने वहां पड़े हुए जो तारकोल था उसको उठाया और देखा, वो ऐसे बिल्कुल इतना पतला था कि आप एक जो वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो में बिल्कुल दिखाया गया कि एक गाड़ी वहां से गुजरी और गाड़ी उस सड़क में फंस गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी लापरवाही, कोई अधिकारी उसको चेक करने नहीं गया, ठेकेदारी मनमानी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि आखिर गुणवत्ता को लेकर के इतना समझौता क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ये मतलब रोड बना है PMGSY का, तो इसकी ना ठीक ढंग से कोई रिपेयर ठीक नहीं ढंग से नहीं बना है रोड है। आने जाने के लिए मुश्किल है। जो गाड़ियाँ जो भी जो निकल रही हैं, जो खड्डे पड़े हुए हैं, जो तारकोल है बिछाया उन्होंने, वो भी ना के बराबर ही है। तो बाकी प्रशासन से यही मांग करते हैं हम कि इस रोड की मरम्मत की जाए दोबारा। तो बहुत परेशानी थी है, नाले में पानी आता था, जो उधर के पार के थे पार, उस गवर्नमेंट ने हमें पुल भी दिया है, पुल दिया, रोड भी दिया, सब कुछ पैसे आए, रिलीज हुए, ठेकेदारों ने निकाल भी लिए टाइम पे। तो जब ये रोड बनने की बारी आई तो ठेकेदार ने ऐसा काम किया। ये जो रोड बना हुआ है, हमारी लोगों की बहुत हर्षे से ये डिमांड थी कि हमें ये रोड चाहिए। अगर प्रधानमंत्री साहब या गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने ये रोड हमें दिया है, जहाँ ठेकेदार ने जो हमें पुल बना कर दिया है, तो आगे जो रोड है सुराड़ा से इधर जाता है सुम तक, अभी पता नहीं कंप्लीट किया है या नहीं किया। आगे इन्होंने जितना रोड इन्होंने हमें कंप्लीट करके दिया है, तो आप ये रोड की हालत देखिए। दर्शकों, अब हम बात करेंगे सिख कम्युनिटी की। सिख कम्युनिटी ने भी अब अपना मसौदा तैयार कर लिया है। डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिकमेंडेशन तैयार कर रहा है और सिख कम्युनिटी चाहती है कि उनकी भी सुनवाई हो। उनका ये दावा है, उनका ये गुजारिश भी है कि 2 सीटें आरक्षित रखी जाए। उनका ये कहना है कि उनकी डिमांड्स को कोई रखने वाला, प्रेजेंट करने वाला असेंबली में नहीं होता है, वो मिनॉरिटी में है, लिहाजा ये जरूरी हो गया कि उनकी 2 से 4 सीटें आरक्षित रखी जाए। ये नेशनल सिख फ्रंट के चेयरमैन वीरेंद्रजीत सिंह का कहना है। हमारी बड़ी देर से ये मांग है कि सिख जो हैं वो मिनॉरिटी में है, और कश्मीर और जम्मू में अगर कोई भारत की निशानी है तो वो सिख है। हमारी बहुत सी मुश्किलातें हैं, बहुत सी प्रॉब्लम है, लेकिन हम वो चीज़ें अपनी आगे रख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे कोई चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो नहीं हैं। और हम ये जब डिलिमिटेशन होने जा रही है, हमने मेमोरेंडम बनाया है, हम डिलिमिटेशन कमीशन को भी देंगे कि भी कम से कम 2 सीटें सिख कम्युनिटी के लिए रिजर्व की जाएं, एक जम्मू से और एक जो है कश्मीर से। दर्शकों, सिख कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि इससे पहले भी गृह मंत्री जब राजनाथ सिंह थे तब भी उनसे गुजारिश की गई थी और बार बार ये कहा गया था कि सिखों की बात को सुनना जरूरी है और सुनवाई के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव होना बड़ा जरूरी है, चाहे अपर हाउस में हो या लोअर हाउस में। तो अब एक वक्त है जब डिलिमिटेशन हो रहा है, तो डिलिमिटेशन में क्यों ना 2 सीटें रखी जाए। पहले ये रियासत में 87 सीटें हुआ करती थी असेंबली की, तो फिर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद 4 सीटें लद्दाख में चली गई और यहाँ 83 सीट्स रह गई, जिसमें कि जो 83 सीटें हैं उन सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में सिख अल्प मत में हैं, सिख कम गिनती में हैं, सिख माइनॉरिटी में हैं। हालांकि ये नई मांग नहीं है, इससे पहले भी ये डिमांड होती रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है, डिलिमिटेशन हो रही है,
तो उसमें उनका ये कहना है कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए। अगर उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, वो अल्पसंख्यक हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो अल्पसंख्यक के रूप में है, तो उनको अगर रिप्रेजेंटेशन मिलती है तो उनकी आवाज जो है हाउस के अंदर और हाउस के बाहर उठ सकती है। सर मैं कहना चाह रहा हूं, जो अभी सरकार लिमिटेशन कर रही है कि उसके अंदर हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए, 2 या 4 सीटें हमें ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों के कुछ पुराने मसाइल हैं। 47 से जब लोग हम आए हुए हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जब हम लोग विभाजन के बाद यहाँ पहुँचे, तो हमारे लोग जहाँ जहाँ सरकार ने हमें रखा, जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ वहाँ हम लोग रहना शुरू हो गए। तो अब हमारी मेजॉरिटी तो एक जगह है नहीं, हमारे लोग पिछड़े हुए हैं, कुछ कहीं हैं, कुछ किसी हिस्से में, कुछ किसी हिस्से में हमारी। इसलिए हम गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि हमारी भी रिजर्वेशन 2 या 4 सीटों की जरूर होनी चाहिए, जिसमें अपनी हम बात, अपने लोगों की बात, अपनी नुमाइंदगी जो होगी हम अपनी सरकार को बता सकें। दर्शकों, आज का कोविड-19 के आंकड़े हम बताते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा जो जारी किए गए आंकड़े हैं उसमें यह है कि 1117 टोटल पॉजिटिव मामले आए हैं, जिसमें 332 मामले जम्मू से वाबस्ता हैं और 785 जो मामले हैं कश्मीर से पॉजिटिव आए हैं। एक भी ब्लैक फंगस का मामला आज आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। और आपको बताते चले कि 2363 के करीब लोग जो है ठीक होकर के अपने घरों में गए हैं। 25 डेथ्स हुई हैं, जिसमें से 13 जम्मू में हैं और 12 जो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। आइए देखते हैं। Good evening to all. On behalf of the Department of Health and Medical Education, Government of Jammu and Kashmir, this is today's daily media briefing on the emergent COVID situation in the UT. As of today, 10th June 2021, a total of 1170 new positive cases have been reported since our last update yesterday, which includes 332 from Jammu Division and 785 from Kashmir Division. Moreover, 2,363 patients have recovered. Furthermore, 25 COVID deaths have been reported, which includes 13 from Jammu Division and 12 from Kashmir Division. No new confirmed case of mucormycosis has been reported today. Till now, 18 confirmed cases have been cumulatively reported. Over the period of last 24 hours, a total of 50,508 COVID tests were conducted, which includes both RAT and RT-PCR. With regards to bed occupancy, against the availability of 6,190 level 1 and level 2 beds, 1,352 stands occupied. As for oxygen availability, over the period of next 24 hours, a minimum of 1,93,756 cubic meters of oxygen shall be made available. As for the ongoing COVID vaccination drive, a total of 13,593 people were vaccinated in the HCW, FLW and above 45 years age category, bringing the total number of people cumulatively vaccinated throughout the UT to 35,72,148. In the 45 years and above age category, 74.95% people have been vaccinated. तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।